अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर पर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। दादी के कमरे से डॉक्टर के हमरा अब्बू जी को निकलते देखा तो मैं समझ गई कि फुप्पी की फिर वही कैफियत हो गई है। मैं भी तेज कदमों से दादी के कमरे की तरफ बढ़ी। अम्मी और ताई भी वहीं मौजूद थीं और दादी हमेशा की तरह फुप्पी के पलंग के पास कुर्सी पर बैठी हुई आहिस्ता आहिस्ता कुरानी आयात पढ़ रही थी। उनके हाथ में थमी तस्बीह के दाने जिस तवातुर से एक एक करके गिर रहे थे, आंखों से आंसुओं की बूंदें भी उसी तवातुर से टपक रही थीं। फुप्पी अब इंजेक्शन के जेरे असर सो रही थीं। पिछले कई साल से मैं उनकी यही कैफियत देख रही थी। वो अचानक बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगती, अपना सर दीवारों से टकराती, चेहरे को अपने ही हाथों से पीट पीट कर लाल कर लेती। ज्यादातर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी और इस बुरी तरह बिखरती थी कि संभालना मुश्किल हो जाता था। सुनने में तो ये भी आया था कि एक बार उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। इतने अरसे में मैंने नहीं देखा कि उन्हें इलाज के लिए किसी अस्पताल वगैरह ले जाया गया हो। उनका इलाज बस यही था कि जब उनकी हैजानी कैफियत होती और वो बेकाबू हो जाती तब किसी डॉक्टर को बुलाकर सुकून या नींद की कोई दवा या इंजेक्शन दिलवा दिया जाता। वो दवा के जेरे असर घंटों सोया करती और जब दवा का असर ख़त्म हो जाता तो कई दिन तक मजहमल सी रहती, फिर रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ जाती। मगर उनकी सूनी आंखों की वीरानी कभी ख़त्म न होती। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आते थे। कभी यूँ लगता कि उन्हें कोई दिमागी मर्ज है, कभी महसूस होता कि शायद कोई शदीद जहनी सदमा पहुँचा है, और कभी यकीन होने लगता कि कोई ऐसा हादसा ज़रूर हुआ है उनके साथ जिसकी वजह से उनकी जहनी हालत इतनी अबतर हो गई है। दौरा पड़ने पर जैसी जुनूनी हालत हो जाती थी उनकी, अगर मुसलसल यही कैफियत रहती तो यकीनन उनका शुमार पागलों में ही किया जाता। जमीला फुप्पी इसमें बामुसम्मा थी। उम्र के इस पड़ाव पर कि जब वो 50 पार कर चुकी थीं और लंबे बालों में चांदी के तार चमकने लगे थे, उनके चेहरे पर एक अनोखी सी कशिश थी। साफ शफाफ रंगत, तीखे नकूश, छरीरा जिस्म और मुनासिब कद, लेकिन उन तमाम खूबसूरती पर उदासी ने एक चादर तान दी थी। झील सी गहरी आंखों में वीरानी हर वक्त डेरा जमाए रहती। खामोश लबों पर अनकही शिकायतें लिए वो यूं नजर आती जैसे कोई चलता फिरता मुजस्मा चार दीवारी में कैद अपनी रिहाई का मुंतजिर हो। नामालूम रूह जिस्म से आज़ादी चाहती थी या जिस्म उस जिंदा से निकलना चाहता था। ये जिंदा ही तो था जहाँ हिज़यानी कैफियत से चीखती चिल्लाती औरत को नींद के एक इंजेक्शन से कुछ वक्त या कुछ दिनों के लिए पुरसुकून कर दिया जाता। सब कुछ आर्जी था, ना रूह का इलाज था और ना ही जिस्म का। फुप्पी कहीं आती जाती भी नहीं थी। वो और दादी एक ही कमरे में रहती थीं। रात को एक बड़ी सी मसहरी पर दादी के साथ इस तरह लिपट कर सोती थीं जैसे कोई खौफजदा बच्चा माँ की ओट में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। दादी की दुनिया भी सिर्फ जानमाज, तस्बीह और जमीला फुप्पी तक ही महदूद थी। उनका ज्यादातर वक्त इबादत में ही गुजरता था। बेटे के दुख ने उनके चेहरे की झुर्रियों में कई गुना इजाफा कर दिया था। उधर कुछ दिनों से फुप्पी जिस्मानी तौर से भी बीमार रहने लगी थी और बहुत कम अपने कमरे से निकलती थीं। उनकी दिन ब दिन गिरती हुई सेहत देखकर न जाने क्यों मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ घर करता जा रहा था। दादी के सजदे और तवील हो चले थे, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मदद तो दूर, मुझे हकीकत का भी इल्म नहीं था। ना किसी से पूछने की हिम्मत थी, ना खुद से कोई बताने को तैयार था। लेकिन फुप्पी का शिकस्ता वजूद और मजहमिल चेहरा ऐसी खुली किताब था जिसके हर वर्ग पर उनके दर्द की दास्तान रकम थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे यकीन सा हो चला था कि वो ज़रूर किसी तूफान को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनकी खामोशी से अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगती
کہ کسی طرح پھپھی کی اس تکلیف دہ کیفیت کی اصل وجہ تک میری رسائی ہو جائے اور میں ان کی کوئی مدد کر سکوں۔ پھپھی اب کبھی کبھی میرے کمرے میں آنے لگتی تھیں، حالانکہ کوئی خاص بات تو نہ کرتی تھیں، بس میری کتابوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو جاتی، کوئی رسالہ یا ناول نکال کر لے جانے کی اجازت مانگتی اور 2-4 دن بعد پڑھ کر واپس کر دیتی۔ ان کا سلیقہ حیران کرنے والا ہوا کرتا۔ کتاب کو جہاں سے نکالتی تھیں، پڑھنے یا دیکھنے کے بعد واپس اسی جگہ رکھتی تھیں۔ میری کتابوں اور رسائل و جرائد کے جگہ جگہ مڑے ہوئے صفحے دیکھ کر بڑی دھیمی سی آواز میں کہتی، نغمہ، کتاب پڑھ کر بند کرتے ہوئے یاد دہانی کے لیے ورق مت موڑا کرو، نشانی رکھا کرو۔ اور میں شرمندہ ہو جاتی۔ مجھے یاد آتا کہ میرے ابو جی بھی ہمیشہ مجھے کتاب کا ورق موڑنے کے لیے منع کیا کرتے تھے، اور میری وہ خراب عادت آج تک نہیں گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھپھی نے اس دن میرے ساتھ کافی وقت گزارا اور غیر متوقع طور پر اپنے بچپن اور لڑکپن کی بہت سی باتیں دہراتی رہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بچپن میں انہیں کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور یہ بات ابا جی جانتے تھے، اس لیے جب بھی شہر جاتے میرے لیے رسالے وغیرہ ضرور لایا کرتے، لیکن اماں کو میرا رسالے اور ناول پڑھنا قطعی پسند نہیں تھا۔ اس بات کو لے کر میں اور ابا دونوں اکثر اماں کی ڈانٹ کھایا کرتے تھے۔ شاید اماں بھی ٹھیک ہی سوچتی تھیں، وہ ایک دیندار مشرقی عورت تھیں اور مجھے بھی دینی کتابیں پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کہتی، ہر لڑکی کو بہشتی زیور پڑھنا چاہیے کہ اس کتاب میں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بتائے گئے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا دونوں سنوارے جا سکتے ہیں۔ وہ مجھے آخرت کا خوف دلا کر نصیحتیں کرتی کہ اسی دنیا میں نہیں رہنا ہے بی بی، خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ پھر اماں نے یہ کہا کہ سسرال والے کیا کہیں گے کہ ماں نے کچھ نہیں سکھایا۔ کھانا پکانے سے لے کر سلائی کڑھائی تک ہر کام میں مجھے طاق کیا۔ پھر شادی بھی ہوئی اور پھر ایک آہ بھری انہوں نے۔ پھر کیا پھپھی؟ مجھے لگا کہ شاید آج حقیقت سے کوئی پردہ سرکنے والا ہے، مگر وہ ایک دم سے اٹھ کر چل دیں۔ ابھی 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دادی کی آواز آئی، جلدی آؤ، جمیلہ کو پھر سے دورہ پڑ گیا ہے۔ اس دن تو میں ڈر ہی گئی تھی کیونکہ پھپھی ابھی میرے کمرے سے ہی گئی تھی۔ میں بھاگ کر دادی کے کمرے میں پہنچی تو دادی انہیں سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ امی فون پر ڈاکٹر کو بلا چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے آ کر معمول کے مطابق نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ کچھ دیر میں ان پر غنودگی چھا گئی، تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور وہ پرسکون ہو گئے۔ گھر کے دیگر افراد ہمیشہ کی طرح ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ اس دن کے بعد سے پھپھی اکثر میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی، بات بہت کم کرتی تھیں، پھر بھی ان کا چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا احساس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں اور کہہ نہیں پا رہی ہیں۔ میں تو منتظر ہی تھی کہ کسی دن ان کے اندرون تک میری رسائی ہو جائے، اور پھر بہت دن نہیں لگے، ایسا طوفان آیا کہ ان کے ساتھ ہی میرے دماغ کی تنابیں اکھڑ گئیں، میرا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھپھی نے اپنی خاموشی کو زبان دے دی۔ نغمہ، یہ درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، دل کی رگیں بس ٹوٹنا ہی چاہتی ہیں، شاید روح کا پنچھی اڑنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ وقت کم ہے اور مجھے کچھ کہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خاموشی میرے بعد مجھے مجرم ٹھہرا دے۔ نہیں بتایا تو سب کچھ میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں جان پائے گا۔ حالانکہ اس قیامت کی گھڑی کو زبان سے دہرانا بھی میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے، لیکن اس انکشاف کے بعد شاید میں جی نہ سکوں گی اور نہ ہی کسی سے آنکھ ملا پاؤں گی، تم سے بھی نہیں۔ وہ خود کلامی کیسے انداز میں بات کر رہی تھی۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں پھپھی؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، یقین کریں، اور آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے ہمت کر کے بڑے لاڈ سے پھپھی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور ایک لمحہ گوائے بغیر خود ہی ایک تجویز بھی پیش کر دی۔ پھپھی، آج رات کو ہم لوگ اسٹڈی روم میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کریں گے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے میری طرف دیکھا اور تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ جمیلہ پھپھی کے جانے کے بعد میں نے معمول کے کام نمٹائے اور اپنے شوہر راشد سے کہہ دیا کہ مجھے آج رات اسٹڈی روم میں کچھ وقت لگے گا، بہت دنوں سے کچھ لکھا نہیں ہے، سوچ رہی ہوں کچھ لکھا پڑھا جائے، پلیز آپ بچوں کے پاس لیٹ جائیں کچھ دیر۔ راشد نے پہلے میری طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھا
और फिर कोई सवाल किए बगैर मुस्कुरा कर हामी भर ले। राशिद यूं तो अपनी फुप्पी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी उस नफ्सियाती कैफियत के ताल्लुक से उन्होंने मुझसे कभी कोई बात नहीं की, बल्कि फुप्पी के साथ मेरे बढ़ते ताल्लुक से वो अक्सर परेशान से हो जाते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं फुप्पी के किसी मामले में दखल दूं, इसलिए मैंने फुप्पी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में राशिद को कुछ नहीं बताया। मगर मेरी बेचैनी उरूज पर थी और एक यकीन सा था कि आज फुप्पी अपना कोई राज मुझे ज़रूर बताने वाली हैं। मैं भी तो यही चाहती थी कि किसी राज से कोई पर्दा उठ जाए, कोई रास्ता नज़र आ जाए, लेकिन ये तो मुझे हरगिज़ नहीं मालूम था कि फुप्पी उस जहर को मेरे अंदर उंडेलने वाली हैं जिसको वो पिछले 30 बरस से घूंट घूंट पी रही थी और तिल तिल मर रही थी। मार्च की हल्की सर्द रात में जब आसमान पर सितारे मध्यम से पड़ गए थे, बादलों से इटखेलियाँ कर करके चांद थक सा गया था। अंधेरे ने फिजा में एक फसूं खैज खामोशी बिखेर दी थी। स्टडी रूम के दरवाजे पर आहट हुई। मेरी नज़र उठी और जमीला फुप्पी का सोगवार हुस्न मुझे हैरान कर गया। उफ, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। एक लम्हे को जैसे मैं पत्थर की हो गई। कंधों पर काली शाल लपेटे मोम का एक मुजस्समा था जो चलकर मेरे कमरे में आ गया था। फुप्पी की नफ्सियाती कैफियत से हटकर शायद मैंने कभी उनकी खूबसूरती पर यूं गौर ही नहीं किया था। वो खुद ही अंदर आ गई और मुझे होश आ गया। उनको दीवान पर बिठाकर मैंने एक हल्का सा कंबल उनके पैरों पर डाल दिया, गाँव तकिया उनकी कमर से लगाया और खुद भी उनके साथ बैठ गई। फुप्पी आप आराम से बैठें। मैंने माहौल हल्का फुल्का करने की कोशिश की, लेकिन मैं सोच रही थी कि बात कैसे शुरू की जाए। मगर किस पेशे रफ्त से पहले ही मैंने देखा कि फुप्पी का सर झुका हुआ था और वो नीचे नजरें गड़ाए शायद माजी के औराक पलटने में लगी हुई थी। फिर एकदम बगैर किसी तमहीद के उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अजाब की उस घड़ी से पहले मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। घर में सबसे छोटी, सबकी आंख का तारा थी मैं। मेरा बीए का रिजल्ट आ चुका था कि मेरे लिए एक बड़े जमींदार घराने से रिश्ता आया। इलाके में उन लोगों का बड़ा नाम था। लड़का यूरोप में तालीम हासिल कर रहा था। जमींदार घराना और आला तालीम याफ्ता लड़का, इनकार का कोई जवाज ना था। फिर भी अब्बा और भाईजान ने अपने मिलने जुलने वालों से उन लोगों के बारे में हर तरह की छानबीन करवाई और मुतमईन हो जाने पर अपनी मंजूरी की खबर भिजवा दी। खुश तो मैं भी बहुत थी। मेरी कुंवारी आंखों में सतरंगे ख्वाब उतर आए थे। घर में मेरे होने वाले शौहर का जिक्र होता या कोई उसका नाम लेता तो मेरे तसव्वुर में एक खूबसूरत शहजादे की छवि उभर आती। दिल की धड़कनें बेतरतीब सी होने लगती। मैं उन दिनों आईने में खुद को घंटों निहारा करती। आप मुस्कुराती, खुद से ही शर्माती और नित नए ख्वाब बुनती। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उसे देखूं, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई रिवाज नहीं था कि लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को देख लें या मिल लें। हाँ, मुझे उस बात की हैरत थी कि ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क में तालीम हासिल करने वाला लड़का मुझे देखे बगैर रिश्ता करने पे कैसे राजी हो गया था। लेकिन हमारे घर में लड़के की उस बात को ख़ानदानी शराफत पर महमूल किया गया। शादी के बाद मुझे अपने शौहर के साथ यूरोप जाना था, इसलिए उन लोगों को शादी की बहुत जल्दी थी। अब्बा अम्मा ने भी जल्दी शादी कर देने में कोई कबाहत महसूस न की और 1 माह के अंदर ही मुझे रुखसत कर दिया। जिस मोहब्बत और मान से वालिदैन ने रुखसत किया, ससुराल की दहलीज ने भी पलकें बिछा दी थीं। लड़कियां मुझे घेरे में लिए हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर रही थीं। उस रात अजीब सी मदहोशी छा रही थी। छोटी छोटी बच्चियां बार बार मेरा घूंघट उलट रही थीं, मेरे जेवर छू छू कर देख रही थीं। मेरी खूबसूरती के हवाले से जवान लड़कियों के शरीर जुमले मेरे जिस्म में गुदगुदी सी कर रहे थे। हंसी और कहकहों के दरमियान कुछ रस्में अदा की गईं। बिलाखिर मुझे उजलाए अरूसी में पहुंचा दिया गया। फूलों से सजी ख्वाब का खूबसूरत रेशमी पर्दे, दबेस कालीन और कमरे में फैली हुई ताज़ा गुलाबों की महक ने फिजा को मुअत्तर और रोमानी बना दिया था। मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आ रहा था। कुंवारी आंखों में सजे ख्वाब ताबीर पाने के लिए बेताब थे। तसव्वुर से हकीकत तक का सफ़र कितना जानलेवा होता है, ये मैंने उस रात जाना था। दिल ने अजब सा शोर मचा रखा था। जागती आंखें उस अनदेखे शहजादे की मुंतज़िर थीं, जिसके नाम मेरी ज़िंदगी के जुमला हुकूक महफूज हो चुके थे। बाहर मर्दाने में शायद महफिल कवाली का एहतमाम किया गया था।
घर में लड़कियां ढोल पर बने बनी के गीत गा रही थीं। एक हंगामा सा था। कान पड़े आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो दरवाजे पर आहट हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। कोई आहिस्ता से अंदर आया, फूलों से सजी सेज पर मेरे बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी सांसें मुझे सुनाई दे रही थीं। उसने आहिस्ता से मेरा घूंघट उलट दिया। मेरी आंखें बंद थीं, पर मैं अपने चेहरे पर उसकी निगाहें महसूस कर रही थी। मेरी समातों ने सिर्फ एक लफ्ज़ सुना, सुभान अल्लाह। मैंने धीरे से आंखें खोलकर तसव्वुर को हकीकत में बदलते देखा। वो मेरे हुस्न की तारीफ में रत्बुल लिसां था। सरगोशियों में बातें करते हुए उसने मेरे चेहरे और पेशानी पर अपनी मोहब्बत की अनगिनत मोहरें सब्त कर दी। रात उन हसीन लम्हों की खामोश ख्वाब बनकर कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अभी सुबह की रोशनी नमूदार भी नहीं हुई थी कि उसने एक बार मेरी पेशानी का बोसा लिया और मेरे पहलू से निकलकर आहिस्ता कदमों से बाहर चला गया। मैंने उठकर दरवाज़ा बंद किया ही था कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला तो कोई बड़े इस्तेहकाक से अंदर दाखिल हुआ। मैंने घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शराब की बदबू मेरे नथनों से टकराई। मैं खौफजदा सी होकर पीछे हट गई। अंदाज़ा कर पाती कि वो कौन है और मेरे कमरे में इस तरह क्यों घुस आया है। वो बोल उठा, सॉरी, दोस्तों ने रात कुछ ज़्यादा ही पिला दी और मुझे होश ही नहीं रहा। आपने यकीनन सारी रात मेरा इंतज़ार किया होगा। ये अल्फाज थे या बम का धमाका हुआ था मेरे आसपास। उसके साथ ही फुप्पी की दिल सोज चीख ने अर्श हिलाकर रख दिया और मुझे लगा जैसे मेरे वजूद के परखच्चे उड़ गए हों। कानों में साएं साएं हो रही थी। आंखें खुली थी लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली। फिर मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ, कौन आया, किसने किसको उठाया। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर थी। खाली उस जहन सी घर में अजीब तरह की खामोशी थी। लोबान और काफूर की सोगवार महक फिजा में फैली हुई थी। मैं कुछ समझ पाती कि दादी के कमरे से बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। हाय जमीला, मेरी बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं उठी और नंगे पांव बेतहाशा दादी के कमरे की तरफ भागी और पलंग पर लेटी जमीला फुप्पो से लिपट गई। लेकिन जमीला फुप्पी अब कहाँ थी? वो तो अपनी बर्बादी की दास्तान मुझे सुनाकर अपनी नींद सो गई थी। मुझे बेकरार करके शायद उन्हें करार आ गया था। अब ना उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत थी, ना किसी सुकून और दवा की। अम्मी और ताई ने बमुश्किल तमाम मुझे वहाँ से हटाया। मैं अब पूरी तरह होश में थी, सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी। मैयत के पास बैठी हुई औरतें सरगोशियाना अंदाज में महवे गुफ्तगू थीं। ठीक ही कहते थे उसके ससुराल वाले, आसेब का साया ही था उस पर। सुहाग रात की सुबह बेहोश मिली थी अपने कमरे में। वलीमे की तकरीब और दुल्हन बेहोश। बड़ी बातें बनाई थी लोगों ने। सच तो ये है कि भला कौन ऐसी आसेब ज़दा लड़की को झेलता ज़िंदगी भर। शायद इसीलिए उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया था। आखिर आज खात्मा ही हो गया बेचारी का। दुल्हन बनी हसीन भी तो कितनी लग रही थी। कहते हैं ऐसी ही खूबसूरत लड़कियां तो आसेब के साए में आ जाती हैं।